हेलो एवरीवन, जितने भी एमए के स्टूडेंट हैं जो कि फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है एग्ज़ाम करा रही हैं और बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है अभी रुकी हुई है, तो उनका भी बहुत जल्द होगा। तो जितने भी मैं पेपर 2023 का अपलोड कर रही हूँ यानी कि शॉर्ट वीडियो में, वहाँ पे जाके आप उसको स्क्रीनशॉट मार के उसमें जो क्वेश्चन है वो उसको आप तैयार कर सकते हैं। फिलहाल जो है अभी आपका 28 को पेपर है आर्थिक भूगोल का। तो आर्थिक भूगोल का हमने पूरे 15 जो कि है अति लघु या लघु कहिए, वो क्वेश्चन को मैं कवर कराऊंगी क्योंकि 28 तारीख को आपका एग्ज़ाम है और आपके पास कल और परसों 2 दिन आपके पास टाइम है, ठीक है। जिसमें कि मैं अभी आपको इस वीडियो में 5 जो है अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो है वो मैं कवर करा दे रही हूँ। बाकी आपको क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन बता रही हूँ, आप खुद भी पढ़िएगा। नहीं तो कल इसका पूरा जो है आपको 15 क्वेश्चन आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जो कि अति लघु जो उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा के कराऊंगी, उसका टेंशन छोड़िए। और जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्योंकि टाइम टाइम जो है काफ़ी कम है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को आप अपने से पढ़िए। और जो है आर्थिक भूगोल का जो परिभाषा और अर्थ है उसका मैंने वीडियो मेरे चैनल पे है, उसको अच्छे से देख लीजिएगा। और बाकी जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो सारा का सारा मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। आपको बस यही करना है कि जितनी भी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है वो भी मैंने कौन कौन से पढ़ना है वो भी मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, मतलब चैनल पे है उसके लिए। तो जाके उसको देखिए और कौन कौन से क्वेश्चन है उसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए बिना देर बड़े को शुरू करते हैं। और अति लघु जो क्वेश्चन है वो मैं आपको इसमें 5 करा दे रही हूँ। बाकी के जो है कल आपको वीडियो यानी कि 10 क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं कि जो कल जो है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न का जो वीडियो आपको मिलेगा उसमें कौन कौन से प्रश्न होंगे। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे ज़्यादा कोई बाहर से मतलब क्वेश्चन आएगा नहीं, ठीक है। आप एग्जाम देकर आओगे और फिर कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा कि जो है आपका क्वेश्चन इसी में से आया था, ठीक है। तो चलिए देखिए इसमें से पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न ये है कि आर्थिक भूगोल की प्राकृतिक, ठीक है, आर्थिक भूगोल की प्राकृत बताना है। और प्रश्न दूसरा है कि उद्योगों का वर्गीकरण कीजिए यानी कि उद्योगों के प्रकार। प्रश्न तीसरा है कि लौह इस्पात उद्योग के स्थानीयकरण के कारकों का विवरण दीजिए। प्रश्न चार है कि सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के प्रमुख कारकों को संक्षेप में बतलाइए। प्रश्न पाँच है कि जापान के प्रमुख औद्योगिक प्रदेश को बताना है। प्रश्न छः है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। औद्योगिक प्रदेश की परिभाषा, है ना, औद्योगिक प्रदेश किसे कहते हैं उसकी परिभाषा लिखना है। प्रश्न सात है कि आर्थिक भूगोल में परिवहन का क्या महत्व है या विकास। प्रश्न आठ है कि स्वेज नहर और पनामा नहर का व्यापारिक वाणिज्यिक महत्व है। देखिए आपसे ये दोनों इस तरीके से नहीं पूछेगा, मैंने इसमें लिख लिया है, भले ही आपको ऐसे क्वेश्चन आएगा कि स्वेज नहर का व्यापारिक एवं वाणिज्यिक महत्व बतलाइए, और ये अलग से क्वेश्चन बन जाएगा। और एक अलग से क्वेश्चन ये बनेगा कि पनामा नहर का व्यापारिक एवं वाणिज्यिक महत्व को बताइए। तो हमें तो इसमें क्वेश्चन को दोनों के एक ही बार में करा देंगे, इसलिए हमने इसमें ऐड कर दिया है। प्रश्न 9 है कि भूमंडलीकरण क्या है, वर्णन कीजिए, या व्यापार के वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। प्रश्न 10 है कि जापान में सूती वस्त्र उद्योग के स्थानीयकरण के 2 प्रमुख कारण बताइए। तो ये पूरे 10 जो है क्वेश्चन अति लघु उत्तरीय प्रश्न कहिए या लघु उत्तरीय प्रश्न कहिए, जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो पहला प्रश्न होता है जिसमें 10 क्वेश्चन दिए रहते हैं वो करना अनिवार्य रहता है, वो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन हैं और इससे बाहर आपके क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ये वीडियो जो होगा कल वाला बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और आज भी जो है इसको भी आपको देखना है, 5 क्वेश्चन को मैं कवर करा दे रही हूँ और 10 कल वाला वीडियो जो है उसको भी आपको ईमानदारी के साथ देखना है, ठीक है। तो चलिए आज का जो प्रश्न है 5 प्रश्नों को देखते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है, आर्थिक भूगोल के क्षेत्रीय संगठन की संकल्पना क्या है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न एक का आंसर लिखेंगे। किसी प्रदेश या क्षेत्र, ठीक है, किसी प्रदेश कहिए या कोई क्षेत्र ले लीजिए, उसकी जो भी आर्थिक क्रियाएं होंगी उसमें आपस में संबंध होते हैं, ठीक है। अभी इसको हम समझाते हैं, पहले हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ये संबंध किसी न किसी कार्य के द्वारा स्थापित होते हैं, जैसे कि परिवहन के साधनों, सड़कों या रेल मार्गों का संबंध क्षेत्र के उद्योगों व प्राथमिक आर्थिक क्रियाओं से भी होता है। कार्यात्मक संबंधों के द्वारा प्रदेश का आर्थिक संगठन बनता है। प्रत्येक नगर या औद्योगिक केंद्र में निवास करने वाली जनसंख्या को क्या कहते हैं, निवास करने वाली जनसंख्या को मतलब
जो शहरों अच्छा जो औद्योगिक केंद्र होता है वो शहर में ही होता है, तो उसमें जितने भी निवास करने वाला जो जो भी जनसंख्या है, उसके कच्चे मालों वो दैनिक उपभोग की वस्तुओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर वो क्या रहते हैं, निर्भर रहना पड़ता है। यदि ग्रामीण क्षेत्रों से इन केंद्रों की दूध, साग सब्जी, फल आदि न आए तो औद्योगिक उत्पादन को धक्का लगेगा। नगर व ग्रामीण क्षेत्रों के मध्य जो कार्यात्मक संबंध बनते हैं उसे स्थानिक या क्षेत्रीय संगठन का निर्माण होता है। ठीक है, अब हम इसको अर्थ को जानेंगे। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कि मतलब कोई क्षेत्र है, ठीक है, तो या प्रदेश कहिए, तो जो भी हमारा जो काम होता है, ऐसा नहीं है कि गांव में जो है हर चीज़ें मिल जाती हैं। गांव के लोग जो है उनको शहर भी आना पड़ता है, जो चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती हैं। और जो शहर यानी कि जो नगर जो है, यहाँ पे औद्योगिक तो लगे हुए हैं, लेकिन ये खुद उत्पादन उतना नहीं कर पाता है, बल्कि वो चीज़ें जो हैं, जो भी वस्तुएं हैं, वो गाँव से लाता है। जैसे मैं एग्जाम्पल में हमने देखा दूध, है ना, इस तरीके का जो है अनाज, कृषि, ये शहर में थोड़ी ना उगाए जाते हैं, ये तो सारे गाँव से आते हैं और आके यहाँ पे जो है गांव के लोग जो है बेचते हैं अपने खेती करके, तो या पशुपालन करके, तो उन चीज़ों को ये शहर में औद्योगिक होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो इनका जो संबंध होता है वो किसी न किसी कार्य द्वारा ये आपस में जुड़े रहते हैं। जैसे कि परिवहन का उदाहरण है कि जो परिवहन है वो साधनों या सड़कों या रेल मार्गों का संबंध क्षेत्र कि जो भी उद्योग जो हमारा होगा भाई, कहीं दूर दूर लेके जाना होगा अगर कुछ जो है कच्चे माल, ये सभी, तो इसमें परिवहन का महत्व है। परिवहन के बिना भी नहीं होगा, मतलब सभी क्षेत्र जो है इसमें जितने भी हैं उद्योग हैं, तो उन सब का सहारा लेना पड़ता है। परिवहन के द्वारा जो भी हमारा कच्चा माल होगा या जो भी माल होगा उसको हम सड़क के माध्यम से, जो भी रेल मार्ग है उससे भी, मतलब सड़क का भी महत्व है, साधनों का भी महत्व है ना, जैसे कि रेल मार्ग हो गया, इन सब का जो है संबंध है। तभी क्या होता है, शहरों तक हम जो चीज़ें होती हैं गाँवों में उसको पहुंचा सकते हैं, या जो गांव के लोग हैं वो शहर जाते हैं, जो चीज़ें उनको गांव में नहीं होती है। ठीक है, तो इसी चीज़ को कह रहा है कि क्षेत्रीय संगठन इन सब का क्या है, एक दूसरे के बिना काम नहीं चलेगा। ठीक है, ना तो हम जो कि है औद्योगिक प्रदेश औद्योगिकी जो औद्योगिकी शहर में जो हम स्थापित करते हैं औद्योगिक, तो उसमें जो है गाँव का अगर योगदान नहीं रहेगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, हम कहाँ से उतना लाएंगे सब कुछ। तो यही चीज़ें कह रही हैं कि आपस में सब संगठन यानी कि सबको जोड़ के जो है एक क्षेत्रीय संगठन ये बना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे नीचे लिखा भी है, रुकिए, यहाँ पे देखिए दूध, साग सब्जी, फल, ये सभी शहर में थोड़ी ना उगाए जाते हैं, ये तो सब गांव में उगाए जाते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि औद्योगिक उत्पादन को धक्का लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को मैंने नहीं देखा। यदि ग्रामीण क्षेत्रों में से इन केंद्रों की दूध, साग सब्जी, फल, ये सभी जो है आना बंद हो जाएगा तो फिर औद्योगिक कोई काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो यही चीज़ें कह रही हैं कि जो है संबंध होते हैं आपस में, स्थानीय कहिए या क्षेत्रीय संगठन का इसमें निर्माण होता है। अब फाइनली ये क्वेश्चन तैयार हो गया। तो ये क्वेश्चन है, अधिकतम लाभ सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। ठीक है, देखिए जो अधिकतम लाभ जो है, एक लास्ट महोदय हैं, लास्ट महोदय, ठीक है, ये कहते हैं कि जो उद्योगों का स्थानीयकरण के जो भी संदर्भ में अधिकतम लाभ सिद्धांत का प्रतिपादन इन्होंने किया, लेकिन इनका विचार ये है कि जो उद्योग उस स्थान पर स्थापित होगा जहाँ पे कुल विक्रय मूल्य और कुल लागत में अधिकतम अंतर होगा। ये अंतर जो है मांग और लागत पर निर्भर होता है। ठीक है, कि मतलब कोई चीज़ें जो हैं उसकी कितनी डिमांड है, ठीक है, और उस पर कितना लागत लग रहा है, तो उसमें जो है जब अगर ऐसा होगा, लागत अगर बहुत ज़्यादा लग रहा हो और जो है पैसा कम मिलता होगा, तो फिर कोई इसमें अधिकतम लाभ की कोई बात ही नहीं है। तो वही चीज़ है कि जिस क्षेत्र में अगर किसी चीज़ का डिमांड है वहाँ पे लागत भी निर्भर करता है कि लागत जो है कम हो। और तो इसी चीज़ को निर्भर होता है। ये तो बहुत आसानी आप समझ सकते हैं कि कोई चीज़ें अधिकतम लाभ कब होती हैं, सिद्धांत। ठीक है, जो जितना हम चीज़ें जो खरीदे रहते हैं उसको अधिक मूल्य पर बेच देते हैं तो अधिकतम लाभ होगा। चलिए प्रश्न तीसरा है कि आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण कीजिए। ठीक है, इसमें देखिए समानता आर्थिक संरचना, जनांकीय विशेषताएं, आर्थिक विकास की दर और आर्थिक विकास की अवस्था के आधार पर विश्व को निम्न आर्थिक प्रदेश में विभक्त किया जाता है। ठीक है, मतलब जो आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण करना है जो कि 4 भागों में बांटा गया। चलिए देखते हैं कौन कौन से है। देखिए पहला है तृतीय विश्व या उसी को कहेंगे विकासशील आर्थिक प्रदेश।
दूसरा है चौथी दुनिया, इसको कहेंगे या तो, ठीक है, मतलब चौथी दुनिया कहिए या तो कहेंगे अत अत्यल्प विकसित प्रदेश, ठीक है। तीसरा है कि प्रथम विश्व युद्ध, औद्योगिक, जिसको व्यापारिक आर्थिक तंत्र वाले विकसित प्रदेश को कहेंगे। चार है कि केंद्रीय नियोजित विकासशील प्रदेश, ठीक है। तो ये जो है आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण किया है, जिनका नाम है, इनका नाम ऐसे लिख देते हैं, इनका नाम है डब्लू 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 फायर, ठीक है। ये देखिए, ये जो है औद्योगिक प्रदेशों को चार भागों में बांटे हैं। कौन? डब्लू फायर, जो कि पहला है उच्च विकास, दूसरा है अर्ध विकसित मतलब उच्च विकास मतलब बहुत ज़्यादा विकास होना, अर्ध विकास मतलब आधा, अविकसित मतलब पूरा विकसित नहीं हुआ, चौथा नियोजित अर्थतंत्र, ठीक है, मतलब कुछ हद तक। तो ये जो हो गया आर्थिक प्रदेशों का वर्गीकरण। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी कि चौथा क्वेश्चन है, वेबर के सिद्धांतों की आलोचना आलोचना किन आधारों पर की गई है। मतलब जो वेबर का एक सिद्धांत है उसको हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पढ़ेंगे। तो जो इसमें चीज़ें जो हैं, इसमें आप सिद्धांत मत लिखिएगा, इसमें जो आलोचना है, वेबर ने तो सिद्धांत दे दिया, लेकिन जो इसमें कमी जो है उन आधारों पर की गई है, तो उसका कमी हम देखेंगे। तो देखिए, इनका जो है वेबर के सिद्धांतों की आलोचना जो है निम्न आधारों पर की गई है। पहला, दूरी के साथ परिवहन दर में कमी होती जाती है, ऐसा व्यवहार में है, ठीक है। मतलब दूरी के जो साथ परिवहन दर में कमी होती जाती है, ऐसा व्यवहार में है। दूसरा, ये क्या है, वेबर का सिद्धांत की जो है आलोचना है। दूसरा है कि वेबर ने सर्वत्र मांग के समान होने की कल्पना की है। तीसरा है कि अगर कच्चे माल के परिवहन में असामान्य वृद्धि हो तो विकल्प के रूप में अन्य स्रोतों का प्रयोग किया जा सकता है। चौथा है कि वेबर में जो कल्पनाएं की हैं वो अव्यवहारिक हैं, क्योंकि परिवहन की दर सभी जगह समान नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं चार हैं, ये सिद्धांत वेबर के सिद्धांत की आलोचना की गई है। प्रश्न 5 पे आते हैं, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि उद्योगों के, यहाँ पे ये गलत लिखा गया है, उद्योग है यहाँ पे, उद्योगों की स्थापना के प्रमुख कारकों का वर्णन कीजिए। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, देखिए, उद्योग की जो उद्योग का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताइए। देखिए, उद्योग की स्थापना क्यों होती है? उद्योग का स्थापना जो है शहरों में या कुछ गाँवों में भी अब हो रहा है। तो जो भी गाँव से जो दूध या छोटे मोटे कोई भी हो उद्योग, वो उद्योग कहलाता है ना। ऐसा नहीं कि बड़ा जो होगा, बड़ा उद्योग जो होगा उसी को मतलब उद्योग कहेंगे, नहीं। कोई अगर सब्जी या साग सब्जी या किसी भी चीज़ का अगर आप मतलब व्यापार करते हैं तो वो उद्योग के अंतर्गत आता है, ठीक है। देखिए, उद्योग जो है इसमें इसके स्थापना करने पर जो भौगोलिक कारकों जैसे कि कच्चे माल की प्राप्ति, है ना, शक्ति के साधन, जो भी श्रमिक है उसको प्राप्त करना, परिवहन के साधन, विशुद्ध जल की आपूर्ति, बाजार की जो सुलभता है मतलब आसानी से जहाँ पे मिल जाए उस तरीके का मतलब सोच के उद्योग वहाँ पे लगाना, इन सब का प्रभाव पड़ता ही है। और इसके अलावा कई प्रकार के जो आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, इन सब का भी जो कारक में उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करती हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस प्रकार उद्योगों की स्थापना को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। पहला तो एक कि भौगोलिक कारक, ठीक है। भौगोलिक कारक में देखिए कच्चे माल, शक्ति के साधन, श्रम आपूर्ति, परिवहन, बाजार, जल आपूर्ति, ये भौगोलिक कारक है, ठीक है। और दूसरा ये है कि आर्थिक कारक, ठीक है। आर्थिक मतलब कि स्थिति,
ठीक है, अब स्थिति कैसी है उस तरीके से आप उद्योग को व्यवस्था करेंगे लगाने के लिए या नहीं लगाएंगे, तो इस पे भी जो है इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे कि आर्थिक कारक में दिक्कत क्या हो सकती है, भूमि हो गया है ना, पूंजी भी नहीं होगा तो आप नहीं उद्योग बैठा सकते हैं, प्रबंध कोई व्यवस्था नहीं है तो बैंकिंग सुविधा भी नहीं है तो भी आपका नहीं हो सकता है। और एक तो राजनीतिक कारक अगर आप उद्योग बैठाना चाह रहे हों तो गांव के लोग कुछ या आसपास के लोग जो हैं वो काफ़ी जो है इसमें राजनीतिक तरीके से उसमें उद्योगों को ना रखने या मतलब ना स्थापित करने के लिए बाधाएं उत्पन्न कर देंगे। और ये है कि ऐतिहासिक कारक, ठीक है। और सातवां है कि व्यक्तिगत कारक, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये आर्थिक कारक यानी कि आर्थिक कारक के अंतर्गत आते हैं जो कि कारण प्रमुख ये प्रभाव डालते हैं किस पे, उद्योगों पर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये पांचों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम जो है कल का जो वीडियो है बहुत महत्वपूर्ण होगा उसको प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। और जो आप एग्ज़ाम देखने जाएंगे तो उसमें देखेंगे कि सारे क्वेश्चन जो है आपको इसमें से मिलेंगे, ठीक है। और आके हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका क्वेश्चन जो है कितना हुआ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।